हम फिलहाल अभी जो है राजीव मिश्रा सर से शुरुआत कर लेते हैं इस बात की। राजीव सर, जिस तरीके से बात हो रही है अभी चुनाव को लेकर के, और जो कर्नाटक, हम अभी तमिलनाडु पर आएंगे बाद में, पहले हम जरा कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में जो सीन देखने को मिला था, कर्नाटक में जिस तरीके का प्रयोग हुआ और वो सफल हुआ कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस पहली बार इतने एक्टिव मोड में देखी गई थी। भारतीय जनता पार्टी, चुनाव ऐलान होने से पहले इनकी सूची जारी हो गई थी, एक लंबी लिस्ट प्रत्याशियों की। कर्नाटक का जो सफल फॉर्मूला था, क्या उसको लेकर के अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है? और दूसरा ये कि इन सारी चीजों का जो अभी जिनका हम जिक्र इतनी देर से कर रहे हैं, वो उसका आप असर कैसे देख रहे हैं अब वर्तमान सियासत पर? राजीव सर। देखिए, कर्नाटक में जो कांग्रेस को सफलता मिली है, इसके कई इंग्रेडिएंट्स हैं। आप एक तो बीजेपी के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार का जो एक इश्यू आया, भले ही वो धरातल पे भ्रष्टाचार कितना था कितना नहीं था, और आज बीजेपी उसको उठा भी रही है कि भाई अगर 40% हम कमीशन सरकार थी तो उसकी जांच करवाओ और उसका प्रमाण दो। लेकिन एक जो परसेप्शन बना और एक जो भूमिका तय हुई, तो भ्रष्टाचार एक था। लेकिन जो चीजें यहाँ से कर्नाटक से कांग्रेस लेकर के दूसरे राज्यों में जा सकती है या फिर लोकसभा चुनाव तक जा सकती है, उनमें से 2-3 चीजें हैं। पहला तो ये है कि जो गारंटी कार्यक्रम है, जो गारंटी कार्यक्रम यहाँ पे कांग्रेस ने 5 गारंटियों के वादे किए और अब उसको लागू करने की कोशिश भी हो रही है। एक गारंटी लागू भी हो गई है और 2-3 गारंटियों को 1 जुलाई और 1 अगस्त तक लागू होने की उम्मीद है। तो ये तो गारंटी कार्यक्रम लेकर के दूसरे राज्यों में जा सकती है कि कर्नाटक में हमने ये वादे किए थे, ये वादे हमने पूरे किए। जनता महंगाई से और बेरोजगारी से त्रस्त थी, हमने गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अगर हमारी सरकार आती है तो हम मध्य प्रदेश में भी देंगे, छत्तीसगढ़ में भी देंगे और राजस्थान में भी देंगे, और ये चीजों को मेरे ख्याल से वो लोकसभा चुनाव में भी लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज जो है, जो एक जय बजरंगबली को लेकर के जो एक सांप्रदायिकता वाला जो माहौल बना और हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे बीजेपी वापस फाइट में आ गई है, सत्ता में आ जाएगी। लेकिन उस मुद्दे को जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ डील किया और एक जो एंटी पोलराइजेशन जो हुआ और मुस्लिम वोट जो करीब करीब 80% कर्नाटक का जो कांग्रेस को मिला, खास करके अगर हम दक्षिण कर्नाटक की बात करें, पूरे कर्नाटक, वो बहुत बड़ा फैक्टर था जिससे कांग्रेस सत्ता में आई। तो एक तरह से जिस तरह से जो पोलराइजेशन की कोशिश होती है बीजेपी की, और उस पर जिस तरह से कांग्रेस ने एक तरह से जीत हासिल की है और जिस तरह उस मुद्दे को डील किया है, उसको भी दूसरे स्टेट में लेकर के जा सकती है। जहां तक विपक्षी एकता और जो तीसरे मोर्चे की आप बात कर रहे हैं, कर्नाटक में जो संभावनाएं हैं, एक जेडीएस है, कांग्रेस और बीजेपी, 3 प्रमुख पार्टियां हैं। लेकिन जेडीएस जो है वो उसका झुकाव बीजेपी की ओर ज्यादा दिख रहा है। संभवतः ये तीसरे मोर्चे के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। सर ये नहीं, एक बात सर डीके शिवकुमार को भी लेकर के हो रही है। डीके शिवकुमार कुछ लेकर के चर्चा ये चल रही है कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि वो महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं एज अ रणनीतिकार। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके की भूमिका में अमित शाह रहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, कुछ उस तरीके के बड़ी भूमिका में डीके शिवकुमार लाने की आने की संभावना है या लाने की तैयारियां कांग्रेस की तरफ से हो रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो अभी आने वाले राज्यों के चुनाव है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, तो उस पर उसका कैसा असर देखते हैं आप? डीके शिव कुमार ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा अनुभव है उनको, और उनको ऑर्गेनाइजेशन मैन कहा जाता है, और कर्नाटक में तो उनको संकट मोचक भी कहा जाता है। देखिए, जब उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले कांग्रेस पार्टी में काफी इश्यूज थे और बिखरी हुई थी पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष कहीं दिख नहीं रहा था, अलग अलग नेताओं के अलग अलग बोल थे, पार्टी में कहीं वो फोर्स नहीं दिख रहा था, वो ताकत नहीं दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कर्नाटक भी कहीं ना कहीं यूपी और बिहार जैसे में जो हालत है कांग्रेस की, उस ओर जा रही है। लेकिन डीके शिव कुमार के आने के बाद जिस तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग किया है,
जो मतभेद थे पार्टी में उन सिर्फ 2 जगह तक रह गए, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार तक। लेकिन जो सीटों का बंटवारा जब टिकट इश्यू होते थे, हमने हमेशा देखा कर्नाटक में कि जब भी टिकट का बंटवारा होता था उसके बाद से लंबे 15, 20, 25 दिन तक वो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस मुख्यालय पे चलता ही रहता था। उनको टिकट बंटवारे में भी उसको उन्होंने काफी सीमित किया, थोड़ा बहुत असंतोष नजर आया। खास करके जब मंत्रिमंडल का बंटवारा होता है, हमने देखा कि मंत्रिमंडल का या कैबिनेट का जैसे बंटवारा हुआ, कांग्रेस में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और लंबे समय तक चलते था। लेकिन जिस तरह से इन चीजों को डील किया है, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया है, निश्चित रूप से डीके शिव कुमार दूसरे राज्यों में भी एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। वहां जाकर के पार्टी लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और जिस तरह से हम राजस्थान में खास करके हम देखते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर के जिस तरह की स्थितियां हैं, एक दो बार डीके शिव कुमार को वहां पर भेजा भी गया जब काफी दोनों के बीच में तनाव था, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। तो निश्चित रूप से इनकी भूमिका हो सकती है। और हमने ये भी देखा है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, ये तमाम मुख्यमंत्री आकर के बता रहे थे कि हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनती है कर्नाटक में तो हम इस तरह के कार्यक्रम कर्नाटक में भी चलाएंगे। तो वही चीजें होंगी, कर्नाटक से भी जाएंगे, डीके शिव कुमार भी जा सकते हैं, सिद्धरमैया भी जा सकते हैं, और जो नेता जो हिंदी बोल सकते हैं वो जाएंगे और जरूर बताएंगे कि हमने कर्नाटक में 5 वादे किए थे और उन वादों को लागू कर दिया है। तो इन चीजों को भुनाने की कोशिश होगी आगामी चुनावों में। हम लोग राजीव सर, एक चीज जो बात हो रही थी, चूंकि अभी अभी आपके यहाँ चुनाव हुआ है, आपने चुनाव को नजदीक से देखा है, राहुल गांधी जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो आम आदमी की बात पर बिल्कुल फोकस्ड हैं और वो कुछ इधर उधर की बात नहीं करते, वो सीधे ऐसे मुद्दे उठाते हैं, ऐसे मुद्दों से लोगों को कनेक्ट करते हैं जो सीधे लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और डायरेक्ट उनसे लोगों से जुड़ने वाला जो काम है वो कर रहे हैं। तो ये जो एक नैरेटिव सेट करने वाला मामला हो रहा है, क्या ऐसा देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जितने भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस सारे नैरेटिव में फंसती चली जा रही है? देखिए, जो आम जनता के जो मुद्दे हैं, अगर आप जमीनी स्तर पे बात करें, महंगाई एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई त्रस्त है। हाथ में बचत कम है, चाहे वो गरीब हो चाहे मध्यम वर्ग हो। एक तरफ भाजपा के शासनकाल में, और हमने ये सवाल निर्मला सीतारमण से भी पूछा जब वो यहाँ आई थी, स्मृति ईरानी से भी पूछा और कई भाजपा के नेताओं से भी पूछा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो खैर उनसे हमने बात की ही थी। किसी के पास इसका लेकर कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस गारंटी कार्यक्रमों के जरिए एक राहत दे रही है। तो जो सीधे सीधे ये चीजें बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ आप मैक्सिमम स्टेट में जहां पे बीजेपी स्ट्रांग है, कर्नाटक में जैसे 28 सीटें हैं, 25 बीजेपी के पास है। राजस्थान की सभी सीटें बीजेपी के पास है, गुजरात, मध्य प्रदेश। अब इन स्टेट्स में खास करके अगर हम बात करें तो जनता खुश नहीं है। कर्नाटक में सत्ता बदल गई है, जमीनी स्तर पे लोग नाखुश हैं बीजेपी से। राजस्थान में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और बीजेपी का आपसी जो मतभेद है वो भी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति भी नजर आ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे निश्चित रूप से बीजेपी को सीटें लूज करेंगी। जब अगर इन स्टेट में अगर वो सीटें लूज करती है तो वो कहाँ से गेन करेंगे। किसी भी हाल में बीजेपी चाहेगी कि विपक्षी एकता ना हो। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ गारंटी कार्यक्रम है, तीसरी तरफ जनता नाराज है, चौथी चुनौती है कि हम हर जगह लगभग अपने ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पर हैं, जहां पे हम कम होंगे। अगर विपक्ष एक होता है और मिलकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा 2024 का चुनाव। लेकिन ये विपक्षी एकता तभी आगे आएगी जब उसमें ममता बनर्जी भी हो, उसमें केसीआर भी हो और उसमें नीतीश कुमार भी हो, अरविंद केजरीवाल भी हो। तो देखना होगा कि ये किस तरह से एकजुट होते हैं। जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी पूरे चुनाव के दौरान हमने कर्नाटक में भी देखा कि वो मुद्दों पर टिके रहे।
अगर कोई दूसरी तरह की बातें हो रही है, जय बजरंगबली पे बात हो रही है या कोई और भी बातें हो रही है, तो दूसरे नेता जवाब दे रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि खास करके राहुल गांधी को कि उन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया, एक उन्होंने जो अपना एक रास्ता तय किया और उसी पर स्टिक रहे, उसी पर मतलब कि कायम रहे और उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा।